नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीपत के एनटीपीसी संयंत्र में हुआ हादसा, एक मजदूर की मौत, कई घायल, मचा हड़कंप, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे की दुर्दशा को लेकर हाईकोर्ट हुआ सख्त, प्रोजेक्ट डायरेक्टर से 3 सप्ताह में मांगा शपथ पत्र। गरीबों के लिए 400 यूनिट बिजली फ्री के स्थान पर 100 यूनिट किए जाने पर राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने खुला मोर्चा, आंदोलन की बन गई रणनीति। और सीमा पर जवानों की सुरक्षा के लिए अनोखे तरीके से होगी प्रार्थना, 30 फीट की राखी भेजकर शिरडी के साईं बाबा से की जाएगी प्रार्थना। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित सीपत एनटीपीसी प्लांट में बुधवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। जी हां, प्लांट में मशीन के मेंटेनेंस के दौरान लोहे जाली का संरचना गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। इस घटना से परिसर सहित मजदूर परिवारों में अफरा तफरी मच गई। प्रबंधन और प्रशासन ने तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाया और घायलों को एनटीपीसी अस्पताल, सिम्स और अपोलो भेजकर इनका इलाज कराया जा रहा है। इस घटना की जांच हर स्तर पर की जा रही है। बुधवार को सुबह 11:30 से 12 के बीच बिलासपुर जिले के सीपत में स्थित एनटीपीसी संयंत्र में यूनिट 5 के मेंटेनेंस के दौरान मजदूर ऊंचाई से जमीन पर आ गिरे। दरअसल जिस प्लेटफॉर्म में वो खड़े होकर काम कर रहे थे वो संरचना टूट कर नीचे गिर गई, जिससे मौके पर मौजूद 5 मजदूर उसके प्रभाव में आ गए, जिसमें एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे अपोलो अस्पताल भेजकर इलाज कराया जा रहा है। 3 अन्य मजदूरों का एनटीपीसी अस्पताल में इलाज कराकर छुट्टी दे दी गई है। घटना की खबर लगते ही एनटीपीसी प्रबंधन में हड़कंप मच गया। जी हां, जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचे और मौके की नजाकत को देखते हुए तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाया गया। दबे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। कुल 5 लोगों के ही घायल होने और उनमें से एक के मरने की खबर सामने आई है। मृतक की पहचान 26 वर्षीय श्याम साहू के रूप में हुई है, जो कि स्थानीय निवासी था। जब परिजनों को हादसे की सूचना मिली तो वे तत्काल सिम्स अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने एनटीपीसी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कंपनी की लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है। श्याम के भाई और अन्य रिश्तेदारों ने बताया कि मरम्मत या देखरेख समय पर नहीं की गई थी, जिस वजह से ये घटना हुई है। गुस्साए ग्रामीणों ने एनटीपीसी गेट के बाहर सड़क जाम कर प्रदर्शन करने लगे, जिन्हें पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने समझाइश देकर उनके साथ न्याय करने की बात कही। तब कहीं जाकर मामला थोड़ा ठंडा हुआ। परिजनों ने एनटीपीसी प्रबंधन से मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी, मुआवजा और आर्थिक सहायता देने की मांग की है। एनटीपीसी काम करने रोज जाता है और वहीं पता नहीं कैसे क्या टूट गए। हम तो बाहर में रहते हैं, नहीं उसके बारे में जानकारी नहीं है। उसके बाद वही 2-2:15 बजे लगभग पता चला एक्सीडेंट हो चुका है। सर फोन करके बताई से गांव का गए रही थी ना, एक्सीडेंट हो गया है, थोड़ा आ जाओ ऐसे बोल के फिर यहाँ पर ये आ गए सर। और क्या जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई का मांग रहे सर कि अगले सावधानी भी करना है उनको कि अगले बार और किसी व्यक्ति के साथ ऐसा ना हो। तो जो श्याम साहू है, हाँ, वो उसकी हालत के बारे में क्या जानते हैं? सर अब हालत क्या, उसका तो डेथ हो चुका है। हाँ, क्या चाहते हैं अभी आप, जो परिवार है उसको क्या? अब परिवार हुई, अब कुछ सहायता हम मांगेंगे। नहीं जो नुकसान परिवार में उसका बीवी है, बच्चा भी है, माता पिता है, भाई बहन है, सब है। श्याम साहू की डेथ हो गई है। हाँ सर, एनटीपीसी में काम करने जा रहा था तो मतलब ऐसा हादसा कुल मिला के वो ख़त्म हो गया है, ऐसा स्थिति टाइप का बताया। तो अभी कहाँ है तो बोले सिम्स में है, तो हम लोग आ गए सिम्स देखने। अगर कुछ उम्मीद रहेगा तो कोई प्राइवेट में दिखाएंगे ऐसा कह के। फिर क्या पता चला आपको यहाँ पे आके? अब यहाँ आके पता चला कि उनका मृत्यु हो गया है, श्याम साहू का। श्याम साहू का। अभी क्या चाहते हैं आप? हम लोग तो सर एक तो मुआवजा चाहते हैं और प्लस उनके परिवार को कुछ मतलब सर्विस नौकरी चाहिए।
हालांकि इस घटना को लेकर बड़ी अफवाह फैली थी और 60 से अधिक लोगों के घायल होने और कई लोगों के मरने की सूचना भी आई थी, मगर रेस्क्यू अभियान पूरा होने के बाद स्थिति स्पष्ट हुई। सिम्स चौकी प्रभारी और अस्पताल के अधीक्षक ने श्याम साहू की मौत की पुष्टि की है। सीपत स्टेशन के यूनिट 5 का ओवरऑलिंग का काम चल रहा था, जिसमें कि कुछ जो घटना हुई उसमें कुल 5 श्रमिक जो है वो दबे थे। 5 में से जो 3 है उनको हमने अपने अस्पताल में इलाज के लिए भेजा था, जो सकुशल है और उनको अस्पताल से डिस्चार्ज भी दे दिया गया है। दो जो श्रमिक थे श्याम कुमार, जिनको कि सिम्स हॉस्पिटल में भेजा गया था, वहाँ से उनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। और एक हमारे प्रताप जी हैं, जिनका कि इलाज अपोलो हॉस्पिटल में चल रहा है, वह भी उपचाराधीन है। कुल 5 ही मजदूर दबे थे और हमने फिर प्रबंधन की ओर से जो भी हमारे इसमें पीड़ित हैं उनको जो उनकी हक है उनको माने प्रबंधन पूरा इसमें है कि उसको हर मुआवजा मिले जो उनके लिए है, और हर संभव हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनके आश्रित हैं उनको सुविधा कितने फीट ऊपर से गिरे हैं? क्या सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं नहीं, रखा? सब कुछ था। सुरक्षा मानक में हम लोग के यहाँ पे कोई समझा, सुरक्षा को हम सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, सुरक्षा को लेकर कोई नहीं था। काम के दौरान यह हादसा हुआ। ग्रामीण कह रहे हैं कि 20 से 25 लोग जो हैं फंसे हुए हैं, उनको जानकारी नहीं, राहत कार्य का काम हमारा खत्म हो चुका है। कुल 5 ही उसमें दबे थे और सभी सकुशल हैं। बाकी मजदूरों के परिजन भी परेशान हैं, कोई सूचना नहीं दी जा रही है उनको? नहीं, सूचना भी अब आपके माध्यम से उनके पास पहुंच जाएगा और हम थोड़ी देर में जो हमारा कोई जानकारी नहीं दी जा रही। नहीं, उनको जानकारी दी गई है और जो उनके जो लोग अंदर में फंसे हैं वो भी अपने परिवार वालों से संपर्क में। ठेका के अधिनियम के तहत जो मुआवजा है वो उनको मिलेगा। एनटीपीसी हमारे प्रबंधन भी, सीपत प्रबंधन भी उनको पूरा सहायता कर रही है और जांच उसके जब तक सामने आएगा तो हम आपके सामने लाएंगे उसको। ये एनटीपीसी से एक तो यहाँ से मेमो प्राप्त हुआ, जो एनटीपीसी के कर्मचारी है श्याम कुमार साहू, पिता नारायण साहू, उम्र 26 साल, निवासी पौड़ी थाना सीपत। ये इलाज के लिए आया था और डॉक्टर साहब यहाँ ब्लड डेड घोषित कर दिए थे। एनटीपीसी सीपत से लेके आए थे। क्या हो गया था वहाँ शायद एक्सीडेंट वगैरह बता रहे थे। हादसा एनटीपीसी के अंदर? जी। तो कितने बजे पहुँचे यहाँ पर? ये आए हैं दोपहर में 2:30 मिनट। तो क्या पीएम कर रहे हैं अभी? हाँ, पीएम पंचनामा कार्रवाई चल रहा है उनका। को एनटीपीसी से जानकारी आई थी, वहाँ के सीएमओ ने हमको अलर्ट किया था कि सर हमारे यहाँ कुछ कैजुअल्टीज़ हुए हैं जो आपके यहाँ आ सकते हैं और हम भेज रहे हैं। तो बाद में जानकारी मिला कि एक ज़्यादा क्रिटिकल है, उसको हम आपके यहाँ भेज रहे हैं और बाकी 4 को उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल भेज दिए। बाद में हमको सूचना है लेकिन जो हमारे पास एक ही मरीज आया था वो ब्रॉड डेड था और उसलिए उसके बाकी के जो प्रक्रिया है, चूँकि हमारे अस्पताल के में डिक्लेयर हुआ है, तो उसको बाकी प्रक्रिया किया जा रहा है। स्थानीय लोगों और मजदूर संगठनों ने भी हादसे को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने एनटीपीसी प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। यह हादसा मजदूरों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ग्रैंड न्यूज के लिए अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक और राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के चुचुहियापारा अंडरब्रिज के सामने उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक अज्ञात बुजुर्ग महिला ने रेलवे पटरी पर सिर रखकर आत्महत्या कर ली। जी हां, आसपास के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार मृतिका स्टेशन परिसर में भीख मांगकर जीवन यापन करती थी और लंबे समय से वहीं रह रही थी। उसका हाल ही में परिवार वालों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिससे आहत होकर उसने ये खौफनाक कदम उठाया। घटना की सूचना मिलते ही 112 की टीम और आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे। वहीं बड़ी संख्या में राहगीरों की भीड़ भी घटनास्थल पर जमा हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और महिला की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। बिलासपुर जिले में कोटा थाना अंतर्गत बेलगहना चौकी क्षेत्र के पहाड़ बछाली गांव में हुई अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलझा ली है। गांव की ही गंगाबाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि छेदीलाल यादव की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। जांच के दौरान संदेह के आधार पर गांव के ही 20 वर्षीय यशराज भानु उर्फ छोटा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि वह मृतक के पास गया था, लेकिन छेदीलाल ने
ने शराब के नशे में उसे मां बहन की गाली दी, जिससे गुस्से में आकर उसने घर में रखे टांगिया से उस पर वार कर दिया और उसकी हत्या कर दी। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में उपयोग में लाए गए टांगिया को बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया है। इधर बिलासपुर रतनपुर मार्ग पर नेशनल हाईवे में मंगलवार को 3 भारी वाहनों, एक ट्रक और 2 हाईवा की सेंद्री चौक के पास आपस में टक्कर हो गई। तीनों वाहन रतनपुर की ओर से आ रहे थे। इसी दौरान अचानक हुई भिड़ंत से हाईवे पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया। सड़क के बीच वाहनों के फंस जाने से यातायात बाधित हो गया, जिससे यात्रियों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। सूचना मिलते ही कोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वाहनों को हटाकर ट्रैफिक व्यवस्था को बहाल करने में जुट गई। घटना में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी नहीं है, लेकिन वाहनों को काफी नुकसान हुआ है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर से रायपुर तक नेशनल हाईवे की खस्ताहाल स्थिति को लेकर हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। मामले में नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सड़क मार्ग से पहुंचकर बिलासपुर हाई कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर 3 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र के माध्यम से ये बताएं कि सड़क की मरम्मत का कार्य कब तक पूरा किया जाएगा। अदालत ने हाईवे की बदहाल हालत को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि यात्रियों को हो रही परेशानियां जल्द कम हो जाएगी और उसका समाधान किया जाएगा। मामला चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में विचाराधीन है। फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी हासिल करने का गंभीर मामला बिलासपुर में सामने आया है। विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा के नाम पर फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र कर धीवर झीमर ओबीसी वर्ग के कुछ लोगों पर सरकारी नौकरी और सुविधाएं प्राप्त करने का आरोप लगा है। इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन से जांच की मांग की गई है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो ये विशेष पिछड़े जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन होगा। मामला ग्राम पंचायत पोड़ी, थाना सिपत, जिला बिलासपुर का है, जहां धीवर जाति के कुछ लोगों ने स्वयं को बैगा जनजाति का सदस्य दर्शाते हुए फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र तैयार कर सरकारी नौकरियां हासिल कर ली है। शिकायतकर्ताओं ने मामले की जांच SIT या CBI से कराने की मांग की है। ज्ञापन में कुछ लोगों के नाम और उनके पिता के नाम भी स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हैं। ये अपन बिलासपुर जिले का एक पौड़ी ग्राम करके है, वहाँ का भीवर जाति का बैगा जनजाति का प्रमाण पत्र बनवा कर नौकरी कर रहे हैं। वो भी लगभग 50-55 ऐसे कुछ जनसंख्या में उन लोग नौकरी कर रहे हैं और विभिन्न विभाग में नौकरी कर रहे हैं। तो उसी के लिए हम यहाँ कौन कौन सा विभाग में कर रहे हैं? शिक्षा विभाग में है और फॉरेस्ट विभाग में एक तो रेंजर है और MBBS डॉक्टर भी है स्वास्थ्य विभाग में। बैगा जनजाति प्रमाण पत्र को देखा तो उसको कम परसेंट में भी MBBS का सीट मिल गया है। भीवर जाति का है, भीवर जो OBC में आते हैं, वो विशेष पिछड़ी जनजाति में नहीं आते हैं वो लोग, और बैगा जनजाति में वो भीवर जाति का सम्मिलित नहीं होते, उससे हमारा कोई लेन देन भी नहीं है। हम लोग यहाँ शिकायत करने आए हैं और अब यहाँ से आवेदन दे दी है कलेक्टर में। अब शासन प्रशासन के काम है उसको
जांच करना। बिलासपुर के रतनपुर थाना क्षेत्र में कुछ युवकों द्वारा एक दुकान के अंदर घुसकर युवक से मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने युवक को लात घूंसे से बुरी तरह से पीटा, जिसका वीडियो अब सामने आ गया है। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मारपीट के इस मामले में पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी में जुटी हुई है। इधर बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुणे हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस में अवैध वेंडरों और पेंट्री मैनेजर के बीच जमकर मारपीट हो गई। जी हां, घटना उस वक्त हुई जब अवैध वेंडर ट्रेन में चढ़कर यात्रियों को खाने के पर्चे बांट रहे थे, जिसे लेकर पेंट्री स्टाफ ने आपत्ति जताई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद जीआरपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ट्रेन में सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल वक्त हो चला है फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार द्वारा बिजली बिल हाफ योजना को सीमित किए जाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने इसे आम जनता पर सीधा हमला बताते हुए प्रदेश व्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के साथ धोखा किया है और जनता को अब न राहत मिल रही है, न ही पर्याप्त बिजली। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना को खत्म कर महज 100 यूनिट तक सीमित कर दिया है, जिससे प्रदेश के लाखों उपभोक्ता योजना के लाभ से वंचित हो गए हैं। पहले जहां 400 यूनिट तक की खपत पर बिजली बिल हाफ होता था, अब 101 यूनिट खपत होते ही पूरे बिल की वसूली की जा रही है। कांग्रेस ने इसे जन विरोधी कदम बताते हुए कहा कि उनकी सरकार में हर उपभोक्ता को राहत मिलती थी, जिससे सालाना हजारों रुपए की बचत होती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए और 100 यूनिट की बिजली बिल में अगर 101 यूनिट बिजली का बिल होता है तो भी इस प्रदेश में आम जनता को छूट नहीं मिलेगी, जबकि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 400 यूनिट बिजली बिल की छूट दी थी और यदि 600 यूनिट भी बिजली का बिल होता है तो 400 यूनिट बिजली बिल की छूट का लाभ मिलता था। जब हमारा कोयला, जमीन हमारा, सब कुछ हमारा इस प्रदेश का बिजली उत्पादन हम सब करते हैं, दूसरे प्रदेशों को बिजली देते हैं, तो छत्तीसगढ़ की जनता बिजली के नाम पर क्यों ठगी जा रही है? पहला। दूसरा, क्या इस सरकार ने 24 घंटे बिजली का उत्पादन करने के बाद बिजली मिल रही है? कटौती के नाम पर, स्मार्ट मीटर के नाम पर लगातार ये सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को ठग रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए, चाहे बिजली बिल में छूट का मामला हो और चाहे 24 घंटे बिजली बिल देने का मामला हो और चाहे स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को ठगने का काम हो, कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक विरोध करेगी। आज इसको लेकर सड़क पर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा शासन में बिजली की दरें लगातार बढ़ रही है, कटौती और लो वोल्टेज की समस्या आम हो चुकी है। पिछले 1.5 साल में घरेलू बिजली दरों में 80 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही स्मार्ट मीटर और अब प्रीपेड मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं को लूटने की तैयारी है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों को भी जिम्मेदार ठहराया, जिसमें महंगा कोयला, बढ़ा हुआ माल भाड़ा और डीजल पर बढ़ा एक्साइज टैक्स शामिल है।
कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो इस अन्याय के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। राज्य सरकार की हाफ बिजली बिल योजना में बड़ा बदलाव करते हुए अब केवल उन उपभोक्ताओं को लाभ देने का निर्णय लिया गया है जिनकी मासिक बिजली खपत 100 यूनिट या उससे कम है। पहले ये सीमा 400 यूनिट तक थी, लेकिन 1 अगस्त से लागू नई व्यवस्था के तहत बिलासपुर संभाग के कुल 6,75,000 घरेलू उपभोक्ताओं में से केवल 4,08,000 उपभोक्ता ही योजना के पात्र रह गए हैं। वहीं 2,13,000 उपभोक्ताओं को इस लाभ से बाहर कर दिया गया है। इस बदलाव को लेकर बिलासपुर रीजन की बैठक में कार्यपालक निर्देशक A.K. अम्बस्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को योजना की नई शर्तों की जानकारी दी जाए। साथ ही उन्होंने बताया है कि जिन उपभोक्ताओं ने सोलर प्लांट लगाए हैं उन्हें पहले दिन से ही 120 से 150 यूनिट प्रति किलोवाट उत्पादन के आधार पर बिजली बिल में राहत मिलती रहेगी। पीएम सूर्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए सभी वेंडरों की बैठक करके उनको निर्देशित किया गया है कि इसमें क्षेत्र वाइज उनको कुछ हमने एरिया बांटा है कि अपने अपने क्षेत्र में करीब 2,000-2,500 उपभोक्ताओं से संपर्क करें, उनको सोलर प्लांट लगाने के लाभ बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को उत्साहित करके सोलर प्लांट लगाएं ताकि उनको भी लाभ हो और विद्युत कंपनी को भी लाभ हो। लगभग कितने अब तक के सोलर लगाए जा चुके हैं इसमें? अभी तक मेरे क्षेत्र में 516 उपभोक्ताओं के द्वारा सोलर प्लांट लगाया जा चुका है और उसमें करीबन 373 उपभोक्ताओं को सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने वाली सब्सिडी प्राप्त हो चुकी है। सर, ये जो सोलर प्लांट की कुल लागत क्या कुछ इसमें सर? क्योंकि नॉर्मल सोलर प्लांट लगाने की लागत लगभग 65,000 पर किलोवाट, या हम अगर मिनिमम 3 किलोवाट का लगाते हैं तो 1,90,000 से लेकर 2,20,000 के बीच में रहता है, जो अलग अलग डिजाइन स्ट्रक्चर के हिसाब से तय होता है। बिलासपुर जिले के रतनपुर क्षेत्र के किसानों ने आदिवासी सेवा सहकारी समिति मर्यादित चपोरा के प्रबंधक और खाद्य प्रभारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन को चेतावनी दी है। ग्राम लालपुर निवासी नारायण प्रसाद यादव के नेतृत्व में किसानों ने 5 अगस्त को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जनदर्शन में ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि समिति प्रबंधक ने उनकी ऋण पुस्तिकाएं जब्त कर ली है, न ही खाद दिया जा रहा है और न ही ऋण स्वीकृत हो रहा है। इससे खेती कार्य प्रभावित हो रहे हैं और किसान परेशान हैं। पूर्व में भी इस संबंध में शिकायत की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले साल हमारे मन से किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन लिए तो हमन से पर्ची जमा करवा लिए गई और आज तक कुछ पर्ची नहीं दिए कि हवा करीब 15 बार वहाँ चक्कर काट चुके हैं कि पर्ची दिए जाए हम लोग वापस करके, तो आज बना के देंगे, खोज के देंगे, ढूंढ के देंगे करके बहला फुसला रहे हैं। और जाथन तो खाद बीज भी नहीं मिला, 4-5 बार हो गए खाद बीज की चक्कर काटत और पूरा बायोडाटा जमा कर दिए हैं। वहाँ शिकायत किए हैं, यहाँ जन दर्शन भी दिए हैं, पिछले बार भी दे रहे हैं, कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आके दिए हैं। आज खाद नहीं मिल रहा है, केवासी लोन नहीं दे रहा है, किसानों को पूरा ऋण पुस्तिका 6 महीना से रोक के रखे हैं, बार बार जाते हैं कुछ नहीं होता। एक बार हम लोग 15 दिन हो गए कलेक्टर को और दिए थे, आज दोबारा दिए हैं। हम लोग हताश होके अब 18 अगस्त से तहसील कार्यालय में हम लोग 2 दिन धरना प्रदर्शन करेंगे। 18-19-20 तारीख से भूख हड़ताल में बैठेंगे। किसानों ने प्रशासन को चेताया है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो वे 18 और 19 अगस्त को तहसील कार्यालय रतनपुर के सामने शांतिपूर्ण धरना देंगे। समस्या बनी रही तो 20 अगस्त से भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। किसानों ने यह भी कहा है कि धरना प्रदर्शन के दौरान किसी भी अनहोनी की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरा पर्सन हिना खांडे के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र स्थित रामा ग्रीन सिटी कॉलोनी के रहवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत प्रशासन से करने लगे। जी हां, आपको बता दें, ज्ञापन सौंपकर कॉलोनी के पार्क में हो रहे अवैध निर्माण को तत्काल रुकवाने की मांग की गई है। रामा ग्रीन सिटी कॉलोनी निवासी संध्या मिश्रा, मयूला चंद्रा और प्रभा शासी के नेतृत्व में 13 लोगों ने जिला प्रशासन को हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपा। इसमें आरोप लगाया गया कि रामा ग्रीन सिटी कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रदीप देश पांडे और कोषाध्यक्ष रविंद्र शर्मा कॉलोनी के पार्क में अवैध निर्माण करवा रहे हैं, जिससे बच्चों के खेलने की जगह खत्म हो रही है और कॉलोनी वासियों को असुविधा हो रही है।
रहवासियों का कहना है कि कई बार विरोध के बावजूद अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष मनमानी कर रहे हैं और किसी की नहीं सुन रहे। उनका सुझाव है कि यदि निर्माण आवश्यक है तो उसे दशहरा मैदान में कराया जाए, पार्क की जगह नहीं छीनी जाए। हमारी समस्या है कि हमारे यहाँ कॉलोनी में जो पार्क है उसमें अवैध निर्माण हो रहा है, वो हम रोकना चाहते हैं क्योंकि बच्चे वगैरह लोग के खेलने के लिए वहाँ पे दिक्कत होगा। आपको अगर उनको बनाना है कुछ भी तो और भी एरिया खाली है, वहाँ बना सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अध्यक्ष हमारी समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कर रहे हैं, सेट बना रहे हैं, वो परमानेंट सेट बना रहे हैं ना जी। तो परमानेंट नहीं होना चाहिए, जैसे हर साल क्या बोलते हैं चंदा से बनता है गणेश उत्सव में, दुर्गा पूजा में, वैसे ही होना चाहिए। आप लोगों ने विरोध किया हमने बोला कि मीटिंग रखिए, आप मीटिंग में जब सारे लोग की सहमति होने दीजिए उसके बाद करिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है ताकि पार्क सुरक्षित रहे और अवैध निर्माण रोका जा सके। ग्रेड न्यूज के लिए कैमरा पर्सन हिना खांडे के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। तखतपुर नगर की सड़कों में मवेशियों का जमावड़ा रहता है। तखतपुर की सड़कें अतिक्रमण और खराब स्थिति के कारण वैसी ही सकरी गली जैसी बन चुकी है। ऊपर से डिवाइडर के किनारे और सड़क में मवेशी डेरा जमाए रहते हैं। नेशनल हाईवे के साथ ही बिलासपुर मुंगेली मुख्य मार्ग होने के कारण इस मार्ग में सैकड़ों गाड़ी रोजाना आती जाती है, जिन्हें नगर प्रवेश करते ही मवेशियों के सड़क में बैठे होने के कारण घंटों जाम की स्थिति का सामना करना पड़ता है। आप सभी को बता दें कि बिलासपुर कलेक्टर एक तरफ आवारा मवेशियों को सड़क से हटाने को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नजर आते हैं और 2-3 मवेशी पालकों के ऊपर एफआईआर भी करा चुके हैं। उसके बाद भी तखतपुर नगर पालिका प्रशासन को ना ही राहगीरों की चिंता है और ना ही अपने उच्च अधिकारी के फरमान की। तखतपुर एसडीएम शिव कुमार कंवर से जब ग्रैंड न्यूज के संवाददाता विनय करिहार ने बात की तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब के आदेश का पालन किया जाएगा और सड़क में जो आवारा मवेशी हैं उन्हें कांजी हाउस में छोड़ा जाएगा। अब देखना ये होगा कि एसडीएम की इन बातों का कितना अमल नगर पालिका करती है। साहब द्वारा अभी हर सप्ताह टीएल में पशुओं को जो सड़क पर आने से अप्रिय घटना जो घट रही है उसका निराकरण हेतु जो है सभी जो पशुपालकों का चिन्हांकन की उनका पशु का चिन्हांकन किया जाए और इसके लिए पशुधन विकास के डिप्टी डायरेक्टर और पशुधन विभाग के जो डॉक्टर उनको और पंचायत के पदाधिकारियों को दिया गया है। और मेरा अपील है सभी पशुपालकों से कि वो अपने अपने जो पशु जो सड़क पर हैं उनका जो है अपने जो है उसका ख्याल रखें और ताकि जो सड़क पर पशु न रहें और हम जो है किसी प्रकार जो सड़क में अप्रिय घटना है उसको जो है हम रोक सकें। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद खबरें रहेंगी जारी, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रक्षाबंधन पर बिलासपुर में भक्ति, परंपरा और राष्ट्र प्रेम का सुंदर संगम देखने को मिलने जा रहा है। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर थीम पर 6 फीट चौड़ी और 30 फीट लंबी राखी तैयार की गई है, जिसे शिरडी में साईं बाबा को अर्पित किया जाएगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री व सैनिकों की तस्वीरें इस राखी में सजाई गई है ताकि सीमा पर जवानों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना हो और राष्ट्रीय
एकता का संदेश मिले। परंपरागत राखियां धान, मिट्टी और करेले के बीज जैसे प्राकृतिक सामग्रियों से बनाई गई है, जो पर्यावरण संरक्षण और लोक संस्कृति का संदेश देती है। छात्र अपने बनाए राखी बेचकर पढ़ाई का खर्चा भी निकाल रहे हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं। विशेष राखी को पवित्रता का प्रतीक मानते हुए इसे रक्षाबंधन पर इसे काफी खास माना जा रहा है। हम राखी बना के इसे बेच के जो हम प्रॉफिट प्राप्त करते हैं उससे हम अपने पढ़ाई के खर्चे निकालते हैं, अपने सेमेस्टर फीस पे करते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा साधन हो गया है हमारे लिए कि हम खुद पे डिपेंड होकर हम अपने पढ़ाई लिखाई के खर्चे स्वयं उठा सकते हैं उस चीज़ के लिए। आगे किस तरह से आपको इससे स्वरोजगार का अवसर मिलेगा? सर, ये राखियाँ हम बना रहे हैं, ये चीज़ हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं, हम इससे एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं और अपने लिए भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये आगे हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। कि अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और इस रक्षाबंधन के त्यौहार में बाजार में बहुत प्रकार की राखियाँ उपलब्ध होगी, लेकिन इस बार हम लोग बड़ा खास जो है राखी बना के लाए हैं, जो कि धान और चावल से बनी हुई राखी है। क्योंकि धान और चावल हमारी जो पवित्रता का प्रतीक है और इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ऐसे रक्षाबंधन से न केवल आपका त्यौहार अच्छा होगा और साथ ही हमारे जो विद्यार्थी हैं उनका भी जीवन में खुशहाली आए, क्योंकि इस से जो भी इनकम जनरेट होगा उन बच्चों के अध्ययन में लगाया जाएगा। तो इससे न केवल बच्चे स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित हो रहे हैं, साथ में वो आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं और हमारी कला और संस्कृति को सहेजने का भी कार्य कर रहे हैं। ये जो कार्य है स्वावलंबी छत्तीसगढ़ योजना है, जो माननीय कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल जी के द्वारा शुरू की गई है, जिसमें विद्यार्थियों को अनेक प्रकार से लाभ मिल रहे हैं। पिछले 1 महीने से लगातार ये कार्य कर रहे हैं और इस बार लगभग 5000 राखियाँ बनाने का इनका लक्ष्य है, जो कि लगभग पूरा होने वाला है। तो स्वरोजगार के साथ साथ ये बहुत सारे ऐसी मार्केटिंग के गुण सीख रहे हैं, इसमें क्या क्या चुनौतियाँ आएंगी और बच्चे लोगों ने ही इसकी पूरी स्ट्रेटेजी तैयार की है। साथ में आकर्षक पैकेजिंग भी है और मार्केट में अन्य राखियां हैं उनसे भी वो कंपटीशन के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय जीविका मिशन के तहत काम कर रही बिहान समूह की दीदियां आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बन रही है। उन्होंने अपने हुनर और मेहनत से इस बार रक्षाबंधन के पावन पर्व के लिए खास राखियां तैयार की हैं। इसके साथ ही दीदियों ने अगरबत्ती, अचार, तिरंगा झंडा, घरेलू सामग्री और कई उपयोगी वस्तुएं भी खुद अपने हाथों से बनाई हैं। बिहान की दीदियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को लोगों तक पहुंचाने के लिए जिला पंचायत गेट के पास एक स्टॉल लगाया है। इस स्टॉल का उद्घाटन बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने फीता काट कर किया। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दीदियों के काम की सराहना की और उपस्थित लोगों से अपील की कि वे स्वदेशी वस्तुएं अपनाएं और दीदियों द्वारा बनाए गए सामान को जरूर खरीदें। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि बिहान योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का बेहतरीन माध्यम है। यहाँ की महिलाएं अपने पारंपरिक कौशल को रोजगार में बदल रही हैं, जिससे वे न केवल खुद आत्मनिर्भर हो रही है बल्कि अपने परिवार का भी सहारा बन रही है। स्टॉल पर राखियों की खास डिजाइन, आकर्षक रंग और पारंपरिकता को देखकर लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही दीदियों द्वारा तैयार किया गया अचार, अगरबत्ती और तिरंगा झंडा भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है। ये सभी वस्तुएं पर्यावरण के अनुकूल और शुद्ध सामग्री से बनाई गई है। ये राज्य आजीविका मिशन के तहत हमारी बिहान की जो दीदियां हैं, अभी जैसे राखी के त्यौहार है, तो राखी के त्यौहार में ये राखी इन्होंने समूह ने खुद से बनाया है। अगरबत्ती भी बना रही हैं, छाते भी बना रहे हैं, अचार भी बना रहे हैं, बहुत सारे आइटम हमारी दीदियां बना रही हैं। और अभी 15 अगस्त में जैसे झंडे भी हैं, खादी का कुर्ता भी है, तो ये सारी चीज़ें हमारी दीदियां बना रही हैं और उनका ये स्टॉल जो है ना आज ये लगा है और ये इस पूरे सीजन में ये रहेगा। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ और दीदियों ने जो अपने हाथ से सारी चीज़ें बनाई हैं वो लें और उसका उपयोग करें। बिहान के अंतर्गत में हमें तिरंगा का डिस्प्ले भी करना था और साथ ही राखी भी सामने आ रही है, तो राखी भी हमारी दीदियाँ बनाती हैं, उनका बिक्री के लिए स्टॉल लगाना था। दोनों कंबाइन करते हुए यहाँ पर एक स्टॉल लगाया गया है और काफ़ी पब्लिक यहाँ आ भी रही है और काफ़ी अच्छा इनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बिलासपुर की जनता जो है हमारी दीदी को सपोर्ट करेगी। बिहान की दीदियों का कहना है कि उन्हें समूह से जुड़कर काफी लाभ मिला है। अब वे आत्मविश्वास के साथ अपने उत्पाद खुद तैयार करती हैं और उन्हें बाजार में बेच भी पा रही हैं। शासन की योजनाओं और प्रशिक्षण के कारण अब वे खुद को सशक्त महसूस करती हैं। हमारा बिलासपुर शहर में हमारे मोदी जी सरकार जो है ना
तो दीदी मतलब गांव से उठा के हम उनके हाथ से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं बोला यहाँ के हम स्टॉल लगाए हैं। अभी राखी के चलते 15 अगस्त के चलते सब पूरा दीदी में लगाए, पूरा हाथ से लगाए, हैंडवर्क है जिसका जो प्रोडक्ट है बनकर। ये हमारा राखी बनाए हैं भैया, हाथ से बनाथन और लगभग दिन में 3 से 4 दर्जन बना लेथन और एक राखी मना 3 से 4 रुपये हमारा खर्चा आती। तो वही अपन लागत निकाल के हम 10 रुपये में मतलब बोल रहे हम थोड़ा बहुत 1-2 रुपया कम ज़्यादा हो सकते। और जैसे कि बेच बनाए हैं, बेच में हमारा वही 2 से 3 रुपये हम 5 रुपये में लागत पड़ती और 5 रुपये अपन मुनाफा निकाल के हमारा 10 रुपये में बेचता। बिहान मिशन का उद्देश्य ही महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है और बिलासपुर की दीदियां इस उद्देश्य को पूरी तरह साकार कर रही है। ये पहल न केवल महिलाओं के लिए प्रेरणा है बल्कि समाज को ये संदेश भी देती है कि जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के सेजिस लाल बहादुर अंग्रेजी हिंदी माध्यम स्कूल में यूथ व इको क्लब के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र और छात्राओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। इस अवसर पर वृक्षारोपण, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया गया। समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। स्कूल प्राचार्य BK चौकसे और नोडल अधिकारी रामेश्वर जायसवाल ने बच्चों को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संदेश दिया। छात्रा अंजलि पाटनवार ने अपने अनुभव साझा करते हुए पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी जताई। हमारे देश में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एरियोसोल जैसे प्रदूषित पदार्थों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वह सीमा से अधिक हो गया है और इसे केवल वृक्षारोपण के द्वारा ही संतुलित किया जा सकता है। तो इसके लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा तो प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत समग्र शिक्षा के तत्वावधान में प्रत्येक विद्यालय में इको और यूथ क्लब का गठन किया गया है, जिसके लिए प्रत्येक विद्यालय को 6,000 रुपये का वार्षिक अनुदान दिया जाता है और छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 70 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाना है और इसके साथ ही साथ उन वृक्षों का संरक्षण संवर्धन भी किया जाना है। हमारी संस्था के जो कला नायक, सचिव आदि पदों का भी चयन हुआ था, उन सभी का शपथ ग्रहण समारोह था और इसका एक्चुअल में उद्देश्य ये है कि जो लैंडस्लाइड हो रही है आजकल और पर्यावरण जो असंतुलित हो रहा है उसको संतुलित बनाए रखने के लिए एक पेड़ मां के नाम पे लगाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, इसी ज़्यादा अधिक से अधिक पेड़ लगाएं जिससे वातावरण संतुलित हो, ये इसका उद्देश्य है। उद्देश्य उसका वही है कि बच्चे जो हैं पर्यावरण पे अधिक से अधिक ध्यान दें और जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करें। खुद मतलब एक पेड़ जो लगाएं तो वो उसकी पूरी सेवा करें, वो लगाएंगे, खुद लगाएंगे और उसकी सेवा करेंगे। जब उसको बढ़ता हुआ देखेंगे उनको बड़ी खुशी होगी। तो उसको देख के जब बच्चे प्रेरित होंगे तो उनके समाज भी प्रेरित होगा। मैंने पढ़ाई में जो मतलब क्लास में जो पढ़ाते हैं उनको बस घर जाके रिवाइज़ किया और एक्स्ट्रा में मतलब रिवाइज़ करते गए जो भी पीछे पढ़ाया गया, तो उसी में वही आपको मेरे दिमाग में बैठते गया तो अच्छे से मतलब। ये पढ़ाई के योगदान किनका खास रहा आपके लिए? टीचर्स का और मम्मी का। और फिर आगे क्या प्रेरित करना चाहेंगे उसके लिए बच्चे? मैं तो यही बोलूँगी कि वही कंसिस्टेंसी ज़रूरी है और प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना चाहिए, यानी आज का काम कल पे ना छोड़ें। कितना समय देते हैं? पढ़ाई में 1-2 घंटा ऐसा डेली का रहता था पढ़ाई का, क्योंकि बाकी टाइम तो कॉपी वगैरह कंप्लीट करने ही चला जाता था। तो वही 1-2 घंटा भी पढ़ेंगे, मतलब अच्छे से पढ़ेंगे तो। खेल को लेकर क्या आपके लिए? खेल भी अच्छा ही है, वो भी करना चाहिए। बिलासपुर जिले में 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे में सुधार करने के लिए काम शुरू हो गए हैं। जी हां, 90+ योजना को लेकर जिले के विषय विशेषज्ञों की बैठक हुई। इसमें जिले को राज्य में प्रथम 3 स्थान में लाने कार्य योजना भी बनाई गई। इसके लिए माहवार पाठ्यक्रम का विभाजन, मासिक टेस्ट,
त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं प्री बोर्ड के प्रश्न पत्र का निर्माण के लिए समस्त विषय विशेषज्ञ की टीम बनाई गई, जो परीक्षा की भी समीक्षा करेंगे। सभी परीक्षा के उपरांत परीक्षा परिणाम की समीक्षा किए जाने एवं प्रथम 3 स्थान में आने वाले विद्यालय का नाम जिले में प्रसारित करने की सहमति हुई। आप सभी को बता दें, अर्धवार्षिक परीक्षा में उच्च अधिकारी द्वारा बेहतर रिजल्ट देने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। परिणाम के आधार पर स्कूलों को 4 भागों में विभाजित किया जाएगा और कमजोर एवं टॉप 10 में आने वाले छात्रों की सूची बनाकर उनके लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाएगी, जिससे जिले से भी छात्र राज्य के टॉप 10 सूची में स्थान बना सकेंगे। इधर भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल मदद नाम का एक विशेष मोबाइल ऐप बनाया है। ये ऐप यात्रियों की यात्रा के दौरान आने वाली समस्याओं का तुरंत समाधान करने में मदद करता है। अब ये ऐप एक भरोसेमंद और असरदार शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म भी बन गया है। जी हाँ, रेल मदद ऐप के जरिए यात्री सफर के दौरान किसी भी परेशानी की जानकारी सीधे रेलवे को दे सकते हैं, जैसे साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, खान पान, कोच की स्थिति, सुरक्षा से जुड़ी शिकायतें इस ऐप से की जा सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि शिकायत दर्ज करने के बाद यात्री को उसकी स्थिति की पूरी जानकारी मिलती रहेगी। ये ऐप यात्रियों और रेलवे के बीच सीधा संपर्क बनाता है, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता भी बनी रहती है। इसे चलाना भी आसान है और ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध है। भारतीय रेलवे की ये पहल यात्रियों की सुविधा और संतुष्टि बढ़ाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। रेल मदद ऐप सेवा और तकनीक का बेहतरीन मेल है, जो डिजिटल इंडिया के सपने को भी मजबूत करता है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।